Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 24th of February 2021, Wednesday. Inspiration of the day is success is no accident, it is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing and learning to do. So always keep going without any complaint. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Automatic approval likely for China FDI up to 25% equity. कोविड-19 के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे चाइना से आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII और FDI जो भी चाइना से आ रहा था उसको लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। अगर आपने उस ड्यूरेशन में न्यूज़ फॉलो करी होगी या मेरा चैनल फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ओनरशिप को लेकर के कितने परसेंटेज तक चाइनीज़ कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, मोर स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन टेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पर. बट नाउ गवर्नमेंट इज लुकिंग एट easing restrictions for Chinese FDI by allowing companies from bordering countries to invest up to 25% in a company through automatic route. उस ड्यूरेशन में जितने भी ऐसे नेशंस थे, ऐसे कंट्रीज जो इंडिया से बॉर्डर टच करते थे, उनसे आने वाले FDI को ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट से रिमूव करके अप्रूवल रूट पर डाल दिया गया था कि जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से बॉर्डर टच करते हैं वहाँ से अगर कोई भी FDI आता है तो दैट FDI विल कम थ्रू अप्रूवल रूट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सी वेदर दिस पर्टिकुलर FDI इज़ फॉर द इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और इट इज़ समवेयर हैम्परिंग द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. अगर आपको आता तो उस ड्यूरेशन में कई सारे जो कार्गोज थे, शिपमेंट्स जो आए थे चाइनीज़ कंपनी से, उनको भी रोक करके उनका फुल 100% फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया था. तो इस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोज किए थे ड्यूरिंग कोविड-19 इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ चाइनीज़ कंपनीज इनटू इंडियन मार्केट अंडर आत्मनिर्भर भारत. तो हुआ तो वो सारे बॉर्डरिंग नेशंस पर एप्लीकेबल था, बट जो टारगेट किया गया था स्पेसिफिकली वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को ही किया गया था. अब उसी रूल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोबारा से मॉडिफाई करने जा रही है, जिसके तहत जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया से, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ मीन्स ऐसे कंट्रीज़, इंडिया के नेबर कंट्रीज जिनका बॉर्डर इंडिया से टच होता है, वहाँ से आने वाला FDI 25% तक FDI अलाउ है इन अ पर्टिकुलर कंपनी थ्रू ऑटोमेटिक रूट, नॉट द अप्रूवल. पहले क्या था, जितना भी इन्वेस्टमेंट आएगा FDI आएगा उसको पहले अप्रूवल रूट के थ्रू आना पड़ेगा, मीन्स गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा. But now up to 25% FDI in a particular company is allowed through automatic route that may be come from the bordering nation. हालांकि रिस्ट्रिक्शंस अभी भी कुछ इम्पोज किए गए हैं, जैसे कि ये जो 25% का जो कैप लगाया गया है, जो 25% का रिलैक्सेशन दिया गया है, दैट इज़ ओनली फॉर नॉन सेंसिटिव सेक्टर. नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स मीन्स जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग, मोर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, services and technology. Though only that particular sector will be included under this list where 100% FDI is allowed under the automatic route and pose no risk to national security as per the government. तो सबसे पहला पॉइंट 25% तक FDI अलाउ है बॉर्डरिंग नेशन से, जो कि अभी तक ब्लॉक था. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी में ही अलाउ है. और अगर स्पेसिफिक होकर मैं बताऊं तो केवल ऐसे सेक्टर जहां पर पहले से ही 100% FDI लिमिट अलाउ है, केवल उन्हीं सेक्टर पर 25% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं चाइनीज़ कंपनीज और ऐसे कंपनीज जो कि बॉर्डरिंग नेशन से आ रही हैं. So large FDI proposals involving more than 25% of Chinese investment may undergo security at a multiple level to examine the veracity and the contours of the proposal, just like
प्रीवियस। तो अगर 25% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली अप्रूवल रूट के थ्रू ही आएगा और डिफरेंट लेवल पे उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा टू चेक वेदर दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर द सेक ऑफ इंडियाज बेनिफिट, somewhere it is halting or hampering the internal security of India or not, then only that particular investment will be allowed to come. Apart from it, कुछ ऐसे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे कि डिफेंस, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये सारे सेक्टर्स अभी भी ओपन नहीं किए जाएंगे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सेक्टर्स में आने वाला जो भी एफडीआई होगा वो अभी भी अप्रूवल रूट के थ्रू ही आएगा। एफडीआई बेसिकली 2 रूट से आता है, एक ऑटोमेटिक रूट और एक अप्रूवल रूट, जनरल सेंस में बोलते हैं। ऑटोमेटिक रूट जहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अप्रूवल रूट इट मीन्स ऐसे सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट के या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है अगर कोई बाहर की कंपनी या कोई बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव नंबर ऑफ टाइम डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई। तो अगर इन सेक्टर्स में डिफेंस, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर्स में अगर कोई एफडीआई आ रहा है तो सबसे पहले उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर डिफरेंट लेवल बाय विच दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हैज़ टू टेक अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो चाइनीज़ फर्म्स पर पहले भी बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग चुके हैं। अगर यूके, यूएसए जैसी कंपनीज ने हुआवे पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाए जा चुके हैं फॉर ब्रीचिंग द सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऑफ द consumer or the country. That is why these sectors has been reserved by government of India from any sort of Chinese investment. हालांकि बहुत ज़्यादा कंपनी अगर बात करें इंडिया में स्टार्टअप्स की, तो अगर हम स्टार्टअप्स का सिनेरियो देखें तो स्टार्टअप्स के केस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो वेंचर कैपिटल आता है, दैट कम्स फ्रॉम चाइनीज़ फर्म्स। और जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे तब भी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इंडिया में दिस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन विल अफेक्ट द स्टार्टअप कल्चर और द इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को लेकर के जो ग्रोथ होती थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, ऐसा एक्सपर्ट्स ने ओपिन किया था जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कोविड-19 के ड्यूरेशन में। अब चूंकि इन रिस्ट्रिक्शन को ईजी किया जा रहा है तो कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि दिस ease of restriction will bring the different investment proposals, particularly the small ones from China and Hong Kong, and this will again push up the startup culture or startup formation in India. So these are the key points. FDI in India made under 2 routes that already we have discussed, automatic rule and approval route. So prior permission of RBI, MHA and other ministry is required when any company or any investor is investing through approval route, and no such approval is required under the automatic route. So definitely automatic अगर FDI allow हो तो उसी सेक्टर में allow होगा जो नॉन स्ट्रैटेजिक होंगे, नॉन सेंसिटिव होंगे। तो अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में आते हैं और ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो सेंसिटिव सेक्टर्स में आता है, अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाएं तो वी कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड इट। सेंसिटिव सेक्टर्स में वो सारे सेक्टर आते हैं जो कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक डिफेंस, स्पेस एंड सैटेलाइट, ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया, टेलीकॉम, एविएशन, ऑल दीज आर द कोर इन्वेस्टमेंट एरिया that comes under sensitive sector. Non-sensitive में agriculture, animal husbandry, manufacturing, mining, textile, garments, tourism, hospitality, automobile, e-commerce, IT, food processing, healthcare, petroleum and natural gas. All these are actually non-sensitive sector. Student do not confuse it with strategic or non-strategic. उनका classification थोड़ा सा differ करता है। यहाँ बात करें non-sensitive और sensitive. Sensitive means जहाँ पर poaching करना या जहाँ पर कुछ भी spying करना इंडिया के डिफेंस सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो ऐसे सेंसिटिव सेक्टर्स को सेव करके रखा जाता है। यहाँ पर जनरली जो एफडीआई अलाउ भी किया था तो वो अप्रूवल के थ्रू अलाउ किया था, ऑटोमेटिक अप्रूवल, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ऐसा कोई एफडीआई अलाउ नहीं होता। And 100% FDI permitted under automatic route in non-sensitive sector, and up to 100% FDI allow in sensitive sector under approval route. हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया कि विच सेक्टर इज कॉल्ड एज सेंसिटिव, विच सेक्टर इज कॉल्ड एज नॉन सेंसिटिव, बट इट्स अ जनरल क्लासिफिकेशन दैट डिपार्टमेंट्स फॉलो while treating any FDI for approval or non-approval.
नॉन अप्रूवल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। स्टेट OMCs spent rupees 1.96 trillion in excise duty in April-December financial year 21. Excise duty payment by public sector oil marketing companies, in short we call them OMCs, touch a new high in the first 3 quarters of financial year 2020-21 despite the lower sales volume and revenue। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर OMCs हैं उन्होंने रिकॉर्ड एक्साइज ड्यूटी पेमेंट किया है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 quarters ऑफ financial year 21। The 5 listed OMCs have paid a record 1.93 trillion in excise duty during the 9 months of financial year 21, that is from April to December, और जो कि पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 17 की बात करें तो 1.8 ट्रिलियन का एक्साइज ड्यूटी पेमेंट हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो 1.69 ट्रिलियन का excise duty payment हुआ था। So with all these, the cumulative spend, that is 10.74 trillion on excise duty since April 2014 has been paid by public sector OMCs, and this is the twice then the cumulative excise payment in the previous 10 years। अगर हम पर्टिकुलर है इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने अप्रॉक्सीमेटली 66% ईयर ऑन ईयर बेसिस तक ज़्यादा पेमेंट किया है एक्साइज ड्यूटी का इनटू फाइनेंशियल ईयर 21। तो जितनी ये 3 कंपनीज हैं, दैट इज IOC, BPCL और HPCL, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली पिछले साल के कंपैरिजन में 66% ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया है। अगर आपको याद हो तो दिस वाज द हाई पीरियड ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 तक। तो इट वाज अ वेरी crucial phase for Indian economy during that COVID-19 was on a high limit, but अगर OMCs की बात करें तो उन्होंने भी एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस डेटा एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने क्यों कितना एक्साइज पेमेंट किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो इस पूरी न्यूज़ को समझने के लिए, पूरा सिस्टम ये कैसे काम कर रहा है इसको समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स होता क्या है एंड हाउ इट इज़ एक्चुअली अफेक्ट्स द OMCs and what is the correlation between the sale and excise duty। तो सबसे पहला पॉइंट, एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इट मीन्स end consumer is not responsible for paying the tax to government। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके। डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिस पर वो टैक्स एप्लीकेबल होता है वही इंडिविजुअल उस टैक्स को पे करता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ये है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द वेरी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन और द बुकिश लैंग्वेज। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, पहला पॉइंट तो ये है। एंड it is a type of tax that is charged on goods produced within a country। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पर यह टैक्स अप्लाई किया जाता है। इट इज़ just opposite to the custom duty, that is custom duty charged on the goods from outside the country। जो outside the country आते हैं उन पे custom duty charge करते हैं, बट ऐसे प्रोडक्ट्स जो या ऐसे गुड्स जो विद इन द कंट्री प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पर एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज टैक्स चार्ज किया जाता है। So basically it is the indirect tax on the production or sale of the good। अगर एक लाइन में बोलो तो it is a indirect tax on the production or sale of a good। But now this particular tax is not known as excise duty or excise tax. Now the name has been replaced with central value added tax। आपने सुना भी होगा CENVAT, but अभी भी common language में we call them excise duty। And definitely if it is an indirect tax, it means consumer is not responsible for paying this tax to the government, although consumer has to bear the or cover the टैक्स बाय पेइंग मोर फॉर द प्रोडक्ट। डेफिनेटली जो इवेंचुअल कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की उसमें ये टैक्स ऐड होकर आता है, बट इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द
eventual customer or the consumer to pay this tax to the government. So excise duty is a tax that is designed to discourage the purchase of a particular product. सो वेन एवर गवर्नमेंट वॉन्ट्स कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी मार्केट में कम सेल हो तो उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है. उस एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है. प्राइस बढ़ा तो डेफिनेटली प्राइस डिमांड सप्लाई का जो गेम मार्केट में चलता है वो प्ले होने लगता है. जैसे प्राइस बढ़ता है तो डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो डिमांड होती है वो डाउन हो जाती है. तो बेसिकली अगर हमें कहें गवर्नमेंट यूज एक्साइज ड्यूटी और सेंड फॉर डिस्करेजिंग द purchase of any particular commodity or any particular good. And historically, there seems to be negative correlation between companies' net sale and indirect taxes on fuel. As I have discussed, excise duty is imposed just to discourage the purchase of any particular product. जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है तो उसकी हम ये अज्यूम करके चलते हैं गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े या उसका परचेस बढ़े. और वही ऑयल के केस में हुआ, एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा पे करी कंपनी तो उनकी सेल्स जो है वो डाउन हुई. या हम वाइसे वर्सा भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्टडी राइज इन द कंपनीज नेट सेल बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 4 to financial year 14 and again between financial year 16 and financial year 19 when the excise duty was either stable or declining. In comparison to the companies reported a decline in net sale between the financial year 14 and 16 and in the last 2 years as the duty was hiked. And poor net sale growth, सीधा इसका मतलब ये है कि there is a low net profit for all OMCs. तो डेफिनेटली उस कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो सेल थी वो ऑयल की बहुत ज़्यादा कम हुई थी. एंड दिस इज़ द OMC's net sale and excise duty paid by them in terms of graph. So this red line indicates the net sale and this gray line or the black line indicates the excise duty payments by OMCs. And we are saying that net sale is going down and the excise duty payment going up. And at this rate, OMCs are likely to spend approximately 2.62 trillion on excise duty in financial year 21, which is up to 60% Y on Y basis. And there's a net sales are likely to decline to a 5-year low of 8 trillion for this particular fiscal year. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 8. राबी क्रॉप प्राइसेस में डिसाइड कोर्स ऑफ फार्म प्रोटेस्ट. फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक वी ऑल नो अबाउट द फार्मर प्रोटेस्ट. कैसे उसमें किसानों की क्या डिमांड है, फार्मर लॉ को लेकर के क्या पॉलिटिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हैं. दैट वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग इनटू दैट बिकॉज दैट इज नॉट अवर डोमेन. Let's discuss about Rabi crops. So, as the farmer agitation at Delhi borders enter its to 4th month. Prices farmers get in forthcoming Rabi harvest could determine their future course of action. तो Rabi harvest होने वाला है और उसके बाद जो commodities के प्राइस होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जो फार्मर का जो 4th मंथ से लगातार चलता हुआ प्रोटेस्ट आ रहा है वो किस डायरेक्शन में जाता है. A sharp dip in prices could further fan the discontent. अगर रबी क्रॉप के जो प्राइस हैं वो डिक्लाइन करते हैं या पिछले साल के कंपैरिजन में फार्मर्स को कम रिटर्न मिलता है, देन देयर आर हाई चांसेस दैट दिस पर्टिकुलर फार्मर प्रोटेस्ट विल continue for a longer period of time. Wheat, mustard and chana are the main crops for Rabi season, जिनका हार्वेस्ट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा. और उनका मार्केट में प्राइस कैसा रहता है, MSP कैसा रहता है, तो इन सब का जो इम्पैक्ट है हो सकता है फार्मर प्रोटेस्ट पर पड़े. एज पर द ऑथर इट इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर बेसिकली रबी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है या रबी क्रॉप ये जो वीट, मस्टर्ड और चना का प्रोडक्शन होता है, तो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. और बेसिकली अगर हम देखें तो जो प्रोटेस्ट भी हो रहा है वो इन्हीं कुछ स्टेट्स में ज़्यादा एजिटेशन देखने को मिल रहा है. सो इन केस ऑफ वीट देयर इज अ बिगेस्ट सीरियल ग्रोन इन द रबी सीजन एज अ बल्क ऑफ द प्रोड्यूस इन दिस पार्ट्स इज procured by state agencies at a प्री-फिक्स्ड MSPs. तो ये MSPs जो अब आने वाले टाइम में जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी तो जो MSPs कितनी रहती हैं, फार्मर्स को कितना रिटर्न मिलता है, एक्सटेंड एंड स्पीड क्या होती है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स के मूव की, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस कैसे स्टार्ट होते हैं, दैट ऑल विल डिटरमाइन हाउ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विल बिहेव. डेफिनेटली MSP
गवर्नमेंट कितनी एमएसपी दे रहा है, गवर्नमेंट कितनी एक्सटेंड में प्रोक्योरमेंट कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसी, डेफिनेटली गवर्नमेंट एजेंसी मीन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कितनी स्पीड से प्रोक्योरमेंट हो रहा है, कितना एफिशिएंटली प्रोक्योरमेंट हो रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन किस किस रीजन में चल रहे हैं, किस किस लेवल पे चल रहे हैं, ऑल दिस विल अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और उसी मार्केट प्राइस के बेसिस पर और एमएससी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इनके बेसिस पर डिसाइड होगा कि फार्मर्स जो हैं जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एजिटेशन को लेकर के, प्रोटेस्ट को लेकर के आगे क्या डिसीजन लेते हैं। अगर हम बात करें मार्केट की, सो NCDX फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस एट द एंड ऑफ February 23, चना मस्टर्ड सीड के लिए इतने प्राइसेस हैं मार्च, अप्रैल और मई में। तो पिछले साल के कंपैरिजन में क्या प्राइस रहेंगे मार्केट में। कमोडिटी डेरिवेटिव्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कयात लगाई जा रही है। अगर एमएसपीज़ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 सीजन के लिए जो एमएसपी है चना जो क्रॉप है उसके लिए दैट इज़ 5100 पर क्विंटल, एंड फॉर मस्टर्ड सीड इट इज़ 4650 पर क्विंटल। तो एमएसपी जितनी होती है उसका डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है तो सप्लाई डिमांड अफेक्ट करेगी, सप्लाई डिमांड अफेक्ट करेगी तो उसका प्राइस, कमोडिटी का प्राइस मार्केट में भी अफेक्ट करेगा। जनरली होता क्या है, एमएसपी से हायर प्राइस होता है क्योंकि एमएसपी इज़ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेसिकली गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि अगर फार्मर अपना प्रोड्यूस को कहीं और सेल नहीं कर सकता देन गवर्नमेंट विल बाई एट दिस पर्टिकुलर प्राइस फॉर दिस कमोडिटी। तो फार्मर्स को एक अश्योरेंस रहता है, गारंटी रहती है कि अगर वो ओपन मार्केट में उनकी कमोडिटी या उनका प्रोड्यूस सेल आउट नहीं हो रहा देन देयर इज़ अ गवर्नमेंट टू सपोर्ट देम। उनका जो प्रोड्यूस है, उनकी जो क्रॉप है वो वेस्ट नहीं जाएगी और उनको नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बहुत की टर्म आया है दैट इज़ NCDEX। ये बेसिकली NCDEX क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है। फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, माइंड द वर्ड लिमिटेड। लिमिटेड का मीन्स क्या, इट इज़ अ कंपनी, and company means it is a public limited company that was actually incorporated on 23rd of April 2003 under the Company Act 1956. And this particular NCDEX has begins its operation from 15th of December 2003. तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज कंपनी इंडिया बेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सचेंज है, and it is a large market share in the agriculture produce segment. Definitely it has a board of directors which composed of the experienced individuals, veterans, strategists from agriculture product markets. और basically NCDX का objective क्या है, is to provide an exchange platform for market players seeking to trade in agriculture products. तो NCDX basically एक platform provide करती है जहाँ पर डिफरेंट मार्केट प्लेयर्स दे कैन एक्चुअली गो फॉर एक्सचेंज ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी फार्मर्स और जो बायर्स होते हैं वो डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ रेगुलेटर क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव इशू इन इंडिया और वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हम कहते हैं इंडिया को। ऑल्दो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताइए आज की इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हाउ मच द कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ हैविंग इन इंडियाज जीडीपी। कंट्रीब्यूशन कितना है और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कितने परसेंट लेबर फोर्स को कैटर करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी द नंबर्स। तो बेसिकली देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर NCDX। और कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसी भी ओपन मार्केट के लिए देयर इज अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी। तो NCDX भी सेबी के अंडर में आता है। There are number of laws by which this exchange or exchange under NCDEX is being controlled, जैसे कि Indian Penal Code, Security Contract Regulation Act 1956, Company Act, Contract, and there are other number of legislations are there that actually control the various exchanges, various transactions happens under NCDX। और NCDX का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। एंड देर आर नंबर ऑफ, हम ये कह सकते हैं बहुत सारे आइटम्स हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जो कि NCDX में एक्सचेंज होते हैं।
DX के तहत आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 23 एंड विच इज़ नंबर बोलते हैं ना एक हाईएस्ट नंबर है, डेफिनेटली इट शुड बी क्योंकि इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तो 23 जो आइटम्स हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड में परमिटेड हैं एज अ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जैसे कि पल्सेस, स्पाइसेस, ग्वार। ऐसी इवन कुछ आइटम्स तो ऐसे हैं जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहीं पर जिनकी ट्रेडिंग नहीं होती, बट इंडिया में उनकी ट्रेडिंग होती है, मोर स्पेसिफिकली नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड में। क्यों? क्योंकि वो जो आइटम्स हैं, वो जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, वो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली बहुत रिलेवेंट है एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट एग्रीकल्चर कमोडिटी। जैसे कि हमने बताया पल्सेस, स्पाइसेस एंड ग्वार। स्पाइसेस की बात करें तो इंडिया इज़ ऑलवेज फेमस फॉर स्पाइसेस एंड इंडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शेयर इनटू द ग्लोबल ट्रेड इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस एंड पल्सेस। तो कुछ तो ऐसे आइटम्स हैं जिनकी ट्रेडिंग कहीं नहीं होती बट इंडिया के नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड में होती है। जैसे तभी उसने 23 कमोडिटीज़ को अप्रूव किया है। इतना तो शायद किसी भी अदर कंट्री के कमोडिटी मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में नहीं होता होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि केवल एक नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड केवल एक ही कंपनी है जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में ट्रेड करती है इंडिया में? क्या एग्रीकल्चर कमोडिटी के एक्सचेंज को या ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है? नो, there are a number of other commodity markets in India as of financial year 2016. Apart from the numerous regional exchanges, India has 6 national commodity exchanges. कौन से? Multi commodity exchange, that is MCX, NCDX, ICEX, NMCE, ACE and UCX. अगर फुल फॉर्म में बोलो तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ACE derivative exchange and universal commodity exchange. And apart from this 6 national commodity exchanges, there are other regional exchanges are also there. And why they are there? Because in India, agriculture has a very important role to play. अब देख लेते हैं some other news clips. Reliance gets Sebi note to hives of O2C business. So Mukesh Ambani controlled Reliance Industry, which has proposed hiving of its oil to chemical business into an independent subsidiary, and for that Sebi has given the approval. जिसके अप्रूवल उसको इंडिपेंडेंट सब्सिडरी बनाने के लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिया था रिलायंस ने, एंड सेबी and the stock exchanges has given the approval for this hive soft. So now company required to get the approval of from the equity shareholders, creditors and other अथॉरिटीज़। फिलहाल सेबी से और स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल मिल गया है। अब कुछ क्रेडिटर्स और जो उनके इक्विटी स्टेक होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनसे अप्रूवल लेना है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन सब से अप्रूवल का क्या स्टेज है, स्टिल इट इज़ नॉट नोन, बट फिलहाल सेबी ने हरी झंडी दे दी है। बेसिकली रिलायंस का जो पर्पस है कि एक इंडिपेंडेंट सब्सिडरी बना लेना O2C कंपनी को, तो उसका पर्पस ये है कि इट विल create more value or it will facilitate the more value creation through different strategic alliances to different strategic partner. कंपनी को alliances फॉर्म करने में हेल्प रहेगी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी जब चाहेगी कंपनी कैन गो फॉर द पूल ऑफ कैपिटल, फंड रेजिंग के लिए जा सकती है। तो इन सारे बेनिफिट्स के लिए फ़िलहाल के लिए जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस था उसको एक इंडिपेंडेंट सब्सिडरी बनाने की बात कही गई थी, एंड इट इज़ मोर लाइकली दैट नाउ दिस रिलायंस बिजनेस और ऑयल टू केमिकल बिजनेस विल टर्न अप इनटू द इंडिपेंडेंट सब्सिडरी. And for this, approximately $40 billion of long-term assets and $2 billion of net working capital and $5 billion of non-current liability will be transferred to this O2C entity. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट आईज ₹6,200 crore in AGR dues by March 31. तो भारतीय एयरटेल एंड वोडा आइडिया हैव टू शेल आउट देयर or around 2,600 rupees and 3,650 respectively of their adjustment gross revenue before March 31. अगर आपको याद हो तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने केस जीता था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो कंपनीज है जिन पे AGR ड्यूज बचे हुए हैं वो अगर एक बार में नहीं पे कर पा रही है तो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पे कर दें और आगे आने वाले 10 सालों तक अपना पूरा AGR ड्यू क्लियर कर दें.
And Department of Telecommunications says 10% of the outstanding on day of Supreme Court verdict last year has to be paid by Airtel and VI. तो उसी ड्यू के लिए अब गवर्नमेंट जो है वो प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, हम कह सकते हैं जो अमाउंट है जो पे करना है, उसकी लास्ट डेट है March 31। 10 सालों तक पे कर सकती है कंपनी थोड़ा अमाउंट। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट हम बोल सकते हैं वो 2600 करोड़ की एयरटेल पर और वोडाफोन पर 3650 करोड़ की ड्यू है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। तो आपको शायद वर्डिक्ट याद होगा, ना अगर याद हो तो मैं याद दिला देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 10 साल का टाइम दिया जाना चाहिए इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, जिसमें ये अपना AGR ड्यूज पे कर सके। और जो पहला इंस्टॉलमेंट है यानी 10% जितना भी AGR ड्यू है, हर कंपनी में जितना जितना AGR ड्यू है उसका 10% जो है वो March 31 तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हम जिसको बोल सकते हैं कंपनीज को पे करना है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। और आई होप दैट यू ऑल नो अबाउट दिस AGR केस। तो now government is waiting for, or government means Department of Telecommunication is waiting for this 6,200 crore AGR dues payment. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वेंटिलेटर कंपनीज स्क्रम्बल फॉर अदर वेज टू यूटिलाइज द कैपेसिटी। कोविड-19 के ड्यूरेशन में जब वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जितने भी वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई थी so that they can actually fulfill the demand of ventilator during COVID-19 pandemic. Now once the cases has started declining, तो जो increased capacity है उसको कैसे utilize किया जाए, companies are now scrambled over this issue. पहले कम प्रोडक्शन होता था वेंटिलेटर्स का क्योंकि कम डिमांड थी। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में डिमांड बढ़ी, कंपनी से अपनी उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए अपनी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ाई और मार्केट में उसका यूटिलाइजेशन भी हुआ। वेंटिलेटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी ड्यूरिंग कोविड-19, तो उस समय कंपनीज ने अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करी। बट नाउ द कोविड-19 केसेस आर बीइंग डिक्रीज, सो द डिमांड ऑफ वेंटिलेटर्स आर ऑल्सो बीइंग डिक्रीज एंड नाउ कंपनीज आर एक्चुअली स्क्रम्बलिंग फॉर other ways to utilize their capacity. Why? Because they have actually put up their fixed cost, sunk cost onto this. अब उसे utilize कहीं तो करना, otherwise the fixed cost जो है उनको एक huge loss में convert हो जाएगी। And for that, all ventilator companies are actually thinking of their repurposing of business. From 300 units, India ventilator capacity went up to 30,000 units by July 2020. Can you see the scale of production? कितना बढ़ा दिया था expansion। 300 प्रोडक्शन होता था, 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता था, जो कि बढ़ा करके 30,000 तक का कर दिया था। इन्वेजिव वेंटिलेशंस नाउ सीइंग रिड्यूस्ड यूजेस एज द कोविड-19 केसेस आर डिक्रीजिंग इन इंडिया, एंड इट इज़ अ वेरी crucial situation for ventilator makers. Now they are actually thinking to repurposing their capacity and looking at the export of these ventilators. So that's all for today, students. If you want to get lecture PDF, you can join my Telegram channel. Link has been given under description box, comment section, as well as in the about section of the channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.